जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप का पता होगा आपको कि 98% जो भाग है वो 1.6 किलोमीटर मोटी स्थायी बर्फ से ढका हुआ है। तो इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर कई देशों के अनुसंधान जो संस्थान है, अनुसंधान जो केंद्र हैं वो स्थित हैं। तो यहाँ पर भारत के भी जो है अनुसंधान संस्थान है। तो याद रखेंगे दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री, ये भारत के अनुसंधान केंद्र हैं जो कि अंटार्कटिका में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति क्या है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में जो पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति है वो है लाइकेन। आपको पता है कि जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषण के सूचक भी होते हैं, और जहां पर अधिक बर्फ होती है वहां पे नाम मात्र की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का अभी आपने देखा कि 98% जो भाग है वो बर्फ से ढका हुआ है, स्थायी बर्फ से ढका हुआ है। तो इसलिए यहां पर सिर्फ वनस्पतियों के नाम पर केवल लाइकेन वगैरह ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में स्थित अर्सा मेजर का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष में स्थित जो अर्सा मेजर है इसका संबंध है किससे? इसका संबंध है नक्षत्र मंडल से। जब कई तारे मिलकर कुछ खास पैटर्न बनाते हैं, कुछ खास डिजाइन बनाते हैं, तो उसको नक्षत्र मंडल कहा जाता है, और अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल का नाम है। किन आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो किन आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश हो। देखो तारे और ग्रहों में यही अंतर होता है। जो तारे होते हैं उनके पास जो है अपना एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा आंसर ये गलत हो गया है। इसका आंसर डी सही है, आप डी को सही करिएगा। देखो तारे और ग्रह में क्या डिफरेंस होता है कि जो तारे होते हैं उनके पास अपनी खुद की ऊष्मा, खुद का प्रकाश होता है, और जो ग्रह होते हैं उनके पास स्वयं की ऊष्मा और स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ग्रहों के पास में अपनी खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी कि एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं? तो आप याद रखेंगे मंगल एवं बृहस्पति। मंगल एवं बृहस्पति के बीच में जो है वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और इसको जो है एस्ट्रॉइड भी कहा जाता है। कौन से दो ग्रह जो हैं वो सौर मंडल में विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो हैं ये परिक्रमा करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि अन्य सभी जो ग्रह हैं वो परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो याद रखेंगे कि दो ऐसे ग्रह हैं शुक्र और अरुण जो कि सौर मंडल में विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो जोड़ने वाली रेखा है वो रेखा क्या कहलाती है? याद रखेंगे वो रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। और आपको पता होगा कि जो देशांतर रेखा है, तो देशांतर रेखा को यामोत्तर रेखाएं भी कहा जाता है। याद रखेंगे देशांतर रेखा को ही यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी स्थान का मानक समय किसकी सहायता से निर्धारित किया जाता है? तो किसी भी स्थान का जो निर्धारित मानक समय है, यानी कि जो स्टैंडर्ड टाइम है, वो किसकी सहायता से निर्धारित किया जाता है? तो सही आंसर है इसका प्रमुख यामोत्तर रेखा। आपने देखा कि जो रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान देशांतर रेखा। और मैंने अभी आपको बताया कि देशांतर को यामोत्तर भी कहते हैं। तो याद रखेंगे कि जो प्रमुख यामोत्तर रेखा है इसी की सहायता से किसी भी स्थान का समय निर्धारण किया जाता है। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तो ग्रीनविच और उस स्थान के मध्य में कितना अंतर होगा? तो हमें पता है कि देखो 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का अंतर जो है वो हो जाता है। तो 20 डिग्री देशांतर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 गुणे 4 यानी कि 80 मिनट। अब 80 मिनट को जो आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 1 घंटा 20 मिनट। तो आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रदीप्त व्रत किसे कहा जाता है? तो प्रदीप्त व्रत जो है किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लोब पर स्थित वह व्रत जो प्रकाश को विभाजित करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये जो है सूर्य है, तो जो सूर्य का प्रकाश है, तो वो रेखा जो सूर्य के प्रकाश को विभाजित करे। अब इधर आपको पता है कि इधर जो है लाइट होगी, इधर लाइट नहीं होगी सूर्य की, तो जो रेखा डिवाइड करती है प्रकाशमय को और जो है जो बिना प्रकाशमय भाग है उसे, तो उसे ही कहा जाता है प्रदीप्त व्रत। उसे ही क्या कहा जाता है? प्रदीप्त व्रत। और इसको ल्यूमिनस जोन बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखेंगे प्रदीप्त व्रत को। ठीक है, आगे देखो,
उत्तरी अयनांत कब होता है? उत्तरी अयनांत जो है कब होता है? तो उत्तरी अयनांत का मतलब यह हुआ कि उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ कब झुका होता है। तो याद रखेंगे कि जैसे कि अगर ये सूर्य है, अगर मान लीजिए कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो सूर्य की तरफ जो उत्तरी गोलार्ध है वो झुका होता है कब? सूर्य की तरफ जो उत्तरी गोलार्ध है वो झुका होता है 21 जून को। और इस दिन जो सूर्य की किरणें हैं वो एकदम सीधे पड़ती हैं कर्क रेखा पर। कहां सीधे पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। और इसको हम लोग बोलते हैं कर्क संक्रांति। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति। मानचित्र में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? मानचित्र में जो रूढ़ प्रतीक है वो किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। जिन प्रतीकों के उपयोग में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो उन्हें कहते हैं रूढ़ प्रतीक। जैसे कि मान लो कि इंडिया का मैप है, अगर इंडिया का मैप है तो इंडिया के मैप में अगर हम लोग पर्वत दिखाएंगे तो ऐसे करके हम लोग एक बनाएंगे और हम लोग इसके नीचे लिखेंगे कि ये पर्वत है। अब मान लीजिए कि आप जो है अगर रशिया चले जाएं, अगर आप मान लीजिए कि रशिया चले जाएं तो रशिया में पर्वत को अलग भाषा में लिखेंगे, है ना। रशियन में जो है पर्वत जो है उसको जो है अलग भाषा में लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो यहां पर भी जो है लेकिन जो पर्वत का सिंबल है वो सेम रहेगा। तो लैंग्वेज चाहे कोई भी हो लेकिन जो सिंबल है वो हमेशा सेम रहते हैं, इसी को रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। तो पर्वत के लिए आपने देखा कुछ इस तरीके से बनाते हैं, नदियों के लिए जो है कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। तो मैप चाहे किसी भी भाषा में हो लेकिन जो रूढ़ प्रतीक हैं ये हमेशा आपको हर देश के मैप में एक जैसे ही दिखेंगे। तो इन्हीं को कहा जाता है रूढ़ प्रतीक और इससे मैप समझने में काफी आसानी होती है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपको पता होगा कि सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप और हमारे विश्व में जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की नई सतह के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की नई सतह के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लायोस, ठीक है। पृथ्वी की नई सतह के निर्माण को लायोस कहा जाता है। आपने देखा होगा तिब्बत का जो पठार है, जैसे कि जो तिब्बत का पठार है, तो यहाँ पे गोबी रेगिस्तान की तरफ से आने वाली जो धूल है वो इसके ऊपर एकत्रित होती रहती है, वो इसके ऊपर इकट्ठा होती रहती है और एक नई लेयर बन जाती है ना। पठार के ऊपरी भाग पर एक नई लेयर बन जाती है, एक नई सतह बन जाती है। तो इसी को बोलते हैं लोयस, इसी को बोलते हैं लोयस मैदान। और विश्व का जो सबसे बड़ा लोयस मैदान है, याद रखेंगे, वो तिब्बत का पठार में चीन में स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सही आंसर आपका हो जाएगा अरावली। विश्व का जो सबसे प्राचीन पर्वत है वो है, याद रखेंगे, अरावली और ये राजस्थान में है। और विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है हिमालय और विश्व का जो सबसे लंबा पर्वत है वो है एंडीज। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में कौन सी नदी जो है वो बहती है, कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, नर्मदा। याद रखेंगे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य में नर्मदा नदी जो है वो प्रवाहित होती है। भारत में स्थित प्रवाल द्वीप जो है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या फिर पंबन द्वीप? तो भारत में स्थित जो प्रवाल द्वीप है वो है लक्षद्वीप। याद रखेंगे भारत में स्थित जो प्रवाल द्वीप है वो है लक्षद्वीप और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवारत्ती। भारत के किस राज्य में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। आपको पता होगा कि भारत का मैप जो है वो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से भारत का मैप है। तो आपको पता है कि ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। तो भारत में मानसून की एंट्री अगर पूछे कहां से होती है तो भारत में मानसून की एंट्री होती है साउथ वेस्ट से, यानी कि दक्षिण पश्चिम से। और सबसे पहले मानसून आता है भारत में केरल में। सबसे पहले भारत में मानसून कहाँ आता है? केरल में। और केरल में मानसून जो है वो आता है जून में। कब आता है? जून में। और उसके बाद 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में जो संपूर्ण भारतवर्ष है वो मानसून के प्रभाव में आ जाता है। और लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है कब, कहाँ होती है? याद रखेंगे तमिलनाडु में। आगे देखो, भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो याद रखेंगे भारत में जो सर्वाधिक पाए जाने वाले वन हैं वो हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में 6 तरह की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो उसमें जो सर्वाधिक पाए जाने वाले वन हैं वो हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वनों को आप ध्यान रखना कि मानसूनी वन भी कहा जाता है। पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। और भारत की जलवायु ही है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और इनको जो है पतझड़ वाले वन भी कहते हैं, इन्हीं को पतझड़ वाले वन भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं, उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है उन्हें कहा जाता है प्रेरी। याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं प्रेरी, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं पंपास,
अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं सवाना और एशिया और यूरोप के घास के मैदान को कहते हैं स्टिपेज। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्रस्ट कहा जाता है। देखो 3 सतह पाई जाती हैं पृथ्वी में, ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी वाली सतह है इसको बोलते हैं क्रस्ट, जो बीच वाली सतह है उसको बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे अंदरूनी सतह है उसको बोलते हैं कोर। तो 3 सतह हैं पृथ्वी की, याद रखेंगे। क्रस्ट यानी कि भूपर्वती, मेंटल यानी कि आवरण, और तीसरी जो सतह है वो है कोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रस्ट। ज्वालामुखी से निकले लावा से किन चट्टानों का निर्माण होता है? तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे किन चट्टानों का निर्माण होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी से निकले लावा से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और जो आग्नेय चट्टान है, आपको पता होगा कि इनको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। और आग्नेय चट्टान के जो टुकड़े हैं उनको बोलते हैं अवसाद, और अवसाद से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और उसके बाद में आग्नेय और अवसादी चट्टानें मिलकर रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। नदी के द्वारा चाप झीलों का निर्माण किस क्षेत्र में किया जाता है? तो नदी के द्वारा जो चाप झीलों का निर्माण है वो किया जाता है मैदानी क्षेत्र में। महासागरों के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो महासागरों के जल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला लवण है वो है सोडियम क्लोराइड। आपको पता होगा कि महासागरों में 35% लवणता पाई जाती है। महासागरों में 35% लवणता पाई जाती है। और सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला लवण है वो है सोडियम क्लोराइड, और 78% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है महासागरों के जल में, इसको भी याद रखेंगे। विश्व का फल उद्यान किसे कहा जाता है? विश्व का जो फल उद्यान है वो किसे कहा जाता है? तो विश्व का फल उद्यान कहा जाता है भूमध्य सागरीय वन को। भूमध्य सागर के जो आसपास का क्षेत्र है उसे विश्व का फल उद्यान कहते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा फल जो है उनका उत्पादन होता है। महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं? तो महाद्वीपों का कौन सा ऐसा भाग है जहां पे भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिमी। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जो भूमध्य सागरीय वन है वो पाए जाते हैं, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मलोका कहां पाए जाते हैं? तो मलोका जो है कहां पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे मलोका पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका को हम लोग लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। और मलोका जो है ये एक प्रकार के घर हैं जो कि अमेजन के वर्षा वन में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमेजन। ध्यान रखेंगे, अगर पूछें कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है तो वो है नील, और विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर पूछें कौन है तो वो है अमेजन। अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो राजधानी है, याद रखेंगे, वो है लापाज। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी जो है वो है लापाज। और लापाज जो है ये बोलीविया की राजधानी है। लापाज कहां की राजधानी है? याद रखेंगे, बोलीविया की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो है काजिनसारा झील, और ये नेपाल में स्थित है। इससे पहले जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील थी वो थी टिटिकाका झील, जिसको रिप्लेस कर दिया है काजिनसारा झील ने, और ये वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है, याद रखेंगे। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरजी स्मार्ट क्लास से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।